हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, जैसा कि आपको पता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज़ हैं वो आउट हो चुकी हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म को फिल कर दें। स्टार्टिंग डेट जो थी फॉर्म फिल करने की वो थी 6 अगस्त और लास्ट डेट है 27 अगस्त। तो ज़्यादा टाइम नहीं है। जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म को फिल नहीं किया है वो फॉर्म को फिल कर दें। और जिस तरीके से हमने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की सीरीज़ हम लेके आए थे, उसी तरीके से हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश रहेगा और यही आपका सिलेबस है। तो इस सीरीज़ के साथ हमारे साथ जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छा बनाइए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। और जो कैंडिडेट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह के और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ सकें और आपकी प्रिपरेशन बेहतर बनाने में आपकी हेल्प कर सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला मिनी मॉक टेस्ट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है या फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो वो है आपका फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है, या मैं कहूँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये अगर बात करें तो ये आती है अंडर आर्टिकल 280। आर्टिकल आपका जो 280 है उसके अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो फाइनेंस कमीशन है वो आता है। और जुलाई 2020 से जो हमारे चेयरपर्सन है किसके, फाइनेंस कमीशन के, उनका नाम है नंद किशोर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि नंद किशोर जो हैं फाइनेंस जो कमीशन है उसके चेयरपर्सन है, और ये 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन है, 15th नंबर के। तो 15 नंबर पे ये आते हैं। 15 नंबर के जो फाइनेंस कमीशन है वो है नंद किशोर, और आर्टिकल 280 के अंडर ये आता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसके चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इज NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 गैस को क्या बोलते हैं? इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला जाता है। इसे बोला जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक का जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है NO2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हु वाज द फाउंडर ऑफ द रामकिशन मिशन? रामकिशन मिशन के जो फाउंडर थे वो थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप सबको पता है। तो रामकिशन मिशन के जो फाउंडर थे वो थे स्वामी विवेकानंद। और ये जो रामकिशन मिशन जो है वो फाउंड किया गया था कौन सी डेट को, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किया गया था 1 मई 1897 को। 1 मई 1897 को रामकिशन मिशन की स्थापना हुई थी, और ये किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड अंडर GST? तो GST में किसको कवर नहीं किया जाता? तो इसमें जो GST में जो कवर नहीं किया जाता वो नहीं किया जाता, किसको नहीं किया जाता? पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी को GST में अभी तक कवर नहीं किया गया है। और किस किस को कवर नहीं किया जाता? पेट्रोल को आपने देखा कि कवर नहीं किया जाता, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कवर किया जाता, और अल्कोहल को अभी तक इसमें अंदर कवर नहीं किया गया है। अल्कोहल और आपका नेचुरल गैस को भी GST की कैटेगरी के अंदर कवर नहीं किया जाता। तो पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल हम कह दें, तो ये सब जो हैं आपका GST के अंडर नहीं आते। और GST जो लॉन्च हुआ था, GST लॉन्च हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को। GST जो है वो लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को। और GST की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है GST की फुल फॉर्म। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच फेमस मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट इन 1857 इन अम्बाला कैंटोनमेंट एरिया? तो अम्बाला कैंटोनमेंट एरिया में 1857 में कौन सा मॉन्यूमेंट जो था वो बनाया गया था? तो वो बनाया गया था सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च जो है वो 1857 में अम्बाला कैंटोनमेंट के एरिया में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर इज़ दुधवा नेशनल पार्क?
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, लोकेटेड कहाँ पर है, तो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। और जो दुधवा नेशनल पार्क है ये जब एस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था 1987 में। 1987 में दुधना नेशनल पार्क जो है उसे एस्टेब्लिश किया गया था और ये उत्तर प्रदेश में है। इसका अगर टोटल एरिया की बात करें तो इसके टोटल एरिया है 1093 यानी कि 1093.79 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतने किलोमीटर स्क्वायर में ये दुधवा नेशनल पार्क जो है वो फैला हुआ है। और अगर और बात करें इसकी तो ये 1987 में इसे लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश में और कौन से टाइगर रिजर्व हैं आपको बता देते हैं। दुधवा आपको पता लग गया कि दुधवा नेशनल पार्क है। इसके अलावा है पीलीभीत। पीलीभीत नेशनल टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है ना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये दोनों कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत जो था वो 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था और अमनगढ़ जो है वो 2012 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इज़ द कलर ऑफ द रस्ट, वट इज़ द कलर ऑफ रस्ट यूजली फॉर्म्ड ऑन सिल्वर व्हेन इट केप्ट इन ओपन। कह रहा है कि जो रस्ट मतलब जंग होता है, जो सिल्वर के ऊपर जो जंग लेता है उसे अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो कौन से कलर का हो जाता है, तो वो हो जाता है आपके पास अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए किसको, अपना सिल्वर के ऊपर जो जंग लगता है उसे अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट गोवालिया टैंक मैदान इन मुंबई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गोवालिया टैंक मैदान में क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने होस्टेड किया था इंडियन फ्लैग को, वो कौन थे, वो थे अरुणा असफ अली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अरुणा असफ अली वाज एक इंडियन एजुकेटर थे, एक्टिविस्ट थे और ये फ्रीडम फाइटर भी थे जिन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था या होस्ट किया था। और कब, क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त। और क्विट इंडिया मूवमेंट अगर आपसे पूछेगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो ये, या फिर हम कहें कब स्टार्टेड हुआ था, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और एवरी ईयर, हर साल अगर हम बात करें तो 8 अगस्त जो है वो मनाया जाता है अगस्त क्रांति दिन के रूप में। अगस्त क्रांति दिन के रूप में जो है अगस्त को, इसको क्विट इंडिया मूवमेंट हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है, अगस्त क्रांति दिन। और ये स्टार्ट हुआ था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मॉनसून रिट्रीट सीजन इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ। तो मॉनसून रिट्रीट मतलब मॉनसून कब वापस जाने लगता है इंडिया से, तो वो है अक्टूबर के मंथ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मॉनसून रिट्रीट सीजन इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है। हु इज़ द पॉपुलर नोन एज द शेक्सपियर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपके पास श्री दीपचंद बहमन को। श्री दीपचंद बहमन को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। किसे, श्री दीपचंद बहमन को। तो ये थे हमारे पास जीके के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे पास इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो सिर्फ इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ही है, आपके सिलेबस में मैथ नहीं है और रीजनिंग नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और हम हफ्ते में 2 दिन आपके लिए ये सीरीज़ लेके आएंगे। अगर ये सीरीज़ में आपका साथ रहा तो मे बी शायद ये डेली भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाया जा सके। आगे बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश का है द फैटल शूटिंग ऑफ एन अनआर्म्ड 15 ईयर ओल्ड। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, जो ये वर्ड है फैटल, इसका सिनोनियम बताना है कि फैटल का मीनिंग क्या होता है। तो गाइज आपको बता दें कि फैटल का मीनिंग होता है डेडली। फैटल क्या होता है, एक फैटल इलनेस होता है, एक्सीडेंट होता है, या मैं कहूँ घातक बीमारी, दुर्घटना, या फिर दुर्घटना से किसी की मृत्यु जो हो जाती है, किसी घातक बीमारी से मृत्यु हो जाना, किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाना। ठीक है ना, उसे क्या बोला जाता है, फैटल बोला जाता है। ठीक है। इसका जो सिनोनियम है इसी को बोला जाता है डेडली। सिनोनियम इसका क्या है, डेडली है। अगर हम बात करें फॉर्चुनेट की, तो फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, या फिर जिसे हम कहें लकी। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, लकी, भाग्यशाली। और सुपरफिशियल को अगर हम बात करें तो अगर जैसे सुपरफिशियल की अगर हम बात करें, सुपरफिशियल जो होता है ये एक पर्सन के लिए लगता है सुपरफिशियल,
नेवर थिंक अबाउट थिंग्स दैट आर सीरियस और इम्पोर्टेंट, किसी भी व्यक्ति का कभी भी उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना जो गंभीर या महत्वपूर्ण हो, उसे बोलते हैं सुपरफिशियल। किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में ना सोचना उसे क्या बोला जाता है, सुपरफिशियल बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ, अपोजिट बताना है किसको, आपको आर्टिफिशियल का अपोजिट। तो सिंपल सी आपकी चीज़ पता है, तो आर्टिफिशियल का जो अपोजिट होता है वो होता है आपके पास जेन्युइन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जेन्युइन इसका क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। आर्टिफिशियल मतलब जो नकली है, जेन्युइन मतलब जो रियल है। अननेचुरल की बात करें, जो प्रकृति में नहीं मिला या फिर कृत्रिम, जो अननेचुरल होता है। उसके बाद फैब्रिकेटेड मतलब किसी को धोखा देना या धोखे में रखना, उसे क्या बोला जाता है, फैब्रिकेटेड बोला जाता है। किसी को धोखा देने के लिए कुछ झूठ बोल देना, उसे फैब्रिकेटेड बोला जाता है। और जीडो, जीडो का मतलब होता है दिखावा करना, यानी कि प्रिटेंड करना। अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिटेंड, आपका प्रिटेंड करना, जो रियल नहीं है, रियल नहीं है, प्रिटेंड करना कि हाँ ये ऐसा है, उसको क्या बोलते हैं, जूडो बोलते हैं। प्रिटेंड करना, नॉट रियल, अगर हम बोलें तो प्रिटेंड करना नॉट रियल, इसे रियल, रियल नहीं सॉरी, रियल इसे बोला जाता है। अननेचुरल जो नेचुरली नहीं मिलता, जेन्युइन जो रियल है। और फैब्रिकेटेड मतलब किसी को धोखे में रखना, जूडो मतलब प्रिटेंड करना, नॉट रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने इसमें भरना है। डैश फास्टर वी गो, डैश क्विकर वी रीच। तो जितना तेज हम जाएंगे उतना जल्दी हम पहुंचेंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है चैप्टर, तो उसमें ये रूल होते हैं। तो यहाँ पर आएगा द फास्टर वी गो, तो द लगता है, ये आपके पास कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले देन या द लगता है। द फास्टर वी गो, द क्विकर वी रीच, जितना जल्दी हम जाएंगे उतना जल्दी हम पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बात करें, द कंपेरेट, द आता है, उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री आती है, देन क्लॉज आता है, फिर द आता है, फिर कंपेरेटिव डिग्री आती है, फिर आपके पास क्या आता है, क्लॉज आता है। तो ये रूल होता है, द फास्टर वी गो, द क्विकर वी रीच। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज़ रियली एंग्री डैश मी फॉर अपसेटिंग सोफिया। वो मुझसे फॉर अपसेटिंग ऑफ सोफिया, ही रियली एंग्री डैश मी, वो मुझसे अपसेट है क्योंकि अपसेटिंग सोफिया, सोफी। ही रियली एंग्री विद मी, वो मुझसे, विद मी, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वो मुझसे एंग्री है, ही रियली एंग्री, वो मेरे ऊपर एंग्री नहीं है। अगर मेरे ऊपर होता तो ऑन या एट आता, अगर मेरे से एंग्री है तो क्या आएगा, विद आएगा। आगे आता है हमारे पास मेक अ बी लाइन। मेक अ बी लाइन का मतलब होता है गो स्ट्रेट, यानी कि सीधे सीधे चलना, जल्दी चलना और सीधे चलना। मेक अ बी लाइन का मतलब होता है कि सीधे, जल्दी और सीधे जाना, कुछ मतलब कि सीधे सीधे चलना। मेक अ बी लाइन में जैसे बी होती है ना, एक सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट चलती है, फटाफट चलती है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से टू गो क्विकली एंड डायरेक्टेड एट और टू, तो वो उसको क्या कहते हैं हमारे पास, टू मेक अ बी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ रूम और बिल्डिंग फॉर अ शोइंग वर्क्स ऑफ द आर्ट। वो रूम और बिल्डिंग जो आर्ट के वर्क को शो करने के लिए ली जाती है, उसे क्या बोला जाता है, गैलरी बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ द आर्ट, क्या बोला जाता है, उसे गैलरी बोला जाता है। गैम्बल का मतलब होता है जोखिम लेना। ठीक है ना, किसी काम के लिए जोखिम लेना, उसे गैम्बल बोला जाता है। जेनोसाइड का मतलब एक पूरी जाति, एक पूरी जाति का या पूरे राष्ट्र का या धार्मिक समूह का, पूरे का क्या कर देना, अंत कर देना, उसे मार देना, मृत्यु उसकी कर देना, लोगों का पूरे समूह को खत्म कर देना, उसे क्या बोला जाता है, सॉरी उसे बोला जाता है जेनोसाइड। उसे बोला जेनोसाइड बोला है। जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है आपके पास द स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स बोला जाता है। जेनोसाइड का मतलब एक पूरी प्रजाति का अंत कर देना, लोगों के समूह की हत्या कर देना, उसे जेनोसाइड बोला जाता है। गैम्बल होता है किसी को जोखिम लेना। गैलरी मतलब जो आर्ट को शो करने के लिए रूम और बिल्डिंग ली जाती है, उसे गैलरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें से आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जुडिशरी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। जुडिशरी की स्पेलिंग होती है JU, आगे बात करें JU, जुडिशरी JUIDICIARY, ये होती है जुडिशरी की स्पेलिंग। यहाँ पर ई लिखाया गया है तो ये गलत है। ठीक है ना। तो इसका इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी थी, तो जुडिशरी की इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वेदर इज प्लीजेंट टुडे इजंट इट, कह रहा है कि वेदर जो है आज बहुत अच्छा है। तो प्लीजेंट आपको बताना है कि प्लीजेंट इनमें से क्या है। प्लीजेंट आपका वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है या फिर एडवर्ब है। तो प्लीजेंट आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, आपका की विशेषता बताता है कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या कहता है, एडजेक्टिव कहलाता है। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा उसे एडजेक्टिव बोला जाएगा। तो वेदर कैसा है, ये वेदर क्या है, नाउन है, और नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, प्लीजेंट मॉडिफाई कर रहा है। तो ना द वेदर इज क्या है, प्लीजेंट है, तो प्लीजेंट क्या हो जाएगा आपके पास, एडजेक्टिव हो जाएगा।
ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे पास इंग्लिश के भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जिसे जैसा कि आपने देखा, हमने जीके के भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो इसी तरह की और सीरीज़ भी हम आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो हफ्ते में अभी 2 दिन आपके पास ये सीरीज़ आएगी। फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम ये सीरीज़ डेली भी लेके आएंगे। डेली आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।